हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में। देखिए, जो लैंग्वेज पेपर था वो तो ठीक था, लिटरेचर का हम लोग को आइडिया नहीं था और एक 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत दिक्कत हुई थी। बहुत स्टूडेंट्स की जो है वो क्वेश्चन छूट गई थी। तो हम जो है सबसे पहले उसी टॉपिक को लेंगे। आपको एक सिंगल पेपर होगा, जो लोग नए हैं वो लोग ये जान जाइए कि एक सिंगल पेपर होगा, 3 घंटे का, 150 नंबर है। और आपको जो है 8 क्वेश्चन होंगे, 4 इंग्लिश लैंग्वेज के, 4 इंग्लिश लिटरेचर के। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने क्वेश्चन पेपर ही डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए और अच्छे से आपको आइडिया लगेगा। और इस बार जो है 6th JPSC में जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर को प्रॉब्लम हुई वो हुई इंग्लिश लिटरेचर का जो था 35 नंबर का क्वेश्चन। दोनों सेक्शन में, इंग्लिश लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लिटरेचर में भी, दोनों में एक क्वेश्चन जो है करना बिल्कुल ही कंपल्सरी है। वो 35 नंबर वाला सवाल है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको जो है ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ना है, अमेरिकन पढ़ना है, कॉलोनियल पढ़ना है, पोस्ट कॉलोनियल पढ़ना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश लिटरेचर, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है अमेरिकन पढ़ना है, फिर कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल। ब्रिटिश लिटरेचर सबसे ज़्यादा वास्ट भी है। ये चालू होता है ओल्ड इंग्लिश से। तो पहले जो है हम डिफरेंट एजेस देखेंगे इस वीडियो में, और बाद में उस एज के जो प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट या पोएट्स हैं उनको जानेंगे। तो स्टार्ट होती है कहानी ओल्ड इंग्लिश से। जो आज का इंग्लैंड है उस समय वैसा नहीं था। वहाँ पे एक जनजाति रहती थी जिनको कहते थे केल्ट्स, CELTS। ब्रिटेन्स भी उनको कहते थे, उन्हीं के नाम पे जो है इंग्लैंड का नाम ब्रिटेन पड़ा है। और वहाँ पे रोमन्स का हमला होता है। उसके बाद वहाँ हमला होता है जर्मन्स का। 3 ट्राइब वहाँ पे हमला करते हैं, एंग्लो, सैक्सन और जूट। और उनका जो टाइम पीरियड है अप टू 1066 AD, उसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं। उसमें कुछ खास चीज़ हुआ नहीं था। एक बेवुल्फ करके जो है, पता नहीं उसको कौन लिखा था, नाम उसका नहीं पता, बस वही एक जो है वर्क है उस समय का, और उसको मतलब डार्क एज के नाम से जानते हैं। फिर 1066 AD में जो है वहाँ पे नॉर्मन्स का हमला हुआ। फ्रेंच जो है वहाँ की भाषा बन गई, और इंग्लिश को जो है वो मतलब कॉमन लैंग्वेज, मतलब कॉमन पीपल की वो भाषा बन गई, जबकि जो फ्रेंच है वो एलाइट की भाषा बन गई। लेकिन फिर वहाँ द ग्रेट जॉफ्री चौसर हुए। हाँ, और उससे पहले क्या हुआ, उसके पहले वहाँ पे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जो है वो हायर सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। और उसके बाद जो है जॉफ्री चौसर का वहाँ पे आगमन हुआ, और जॉफ्री चौसर ने अपने पोएम्स में, अपने ड्रामा में इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत पॉपुलर कर दिया। उनके जो कैंटरबरी टेल्स है, मतलब कहने का ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त। तो हम लोग चौसर का कंट्रीब्यूशन बाद में डिटेल में एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि जो जॉफ्री चौसर है, जैसे भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी जो आपका लिटरेचर है, हिंदी साहित्य का, उनको फादर कहते हैं, वैसे ही जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका फादर जो है जॉफ्री चौसर को कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी जॉफ्री चौसर को कहते हैं। ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी जॉफ्री चौसर को कहते हैं। तो आपको उनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद जो है मिडिल इंग्लिश के बाद एक गजब का बदलाव आता है पूरे यूरोप में, जिसको हम बोलते हैं रिनाइसा पीरियड, पुनर्जागरण का पीरियड कहते हैं। ये आपका जो है 15th सेंचुरी में आता है, लेट 15th सेंचुरी में आता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इटली से होती है, और इटली से फिर पूरे यूरोपियन कंट्री में फैल जाता है। देखिए, उसके पहले क्या था, चर्च और रिलीजन का बोलबाला था। जो भी प्लेस थोड़ा बहुत होता था ना, मोरालिटी और मिराकल प्लेस बोलते हैं, तो उसमें चर्च और रिलीजन पे पूरा फोकस था। लेकिन जो है जब रिनाइसा हो जाता है, नए नए देशों की डिस्कवरी होती है, नया नया इन्वेंशन होता है, प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है, और उसके बाद जो है ना, पहले कैथोलिक्स का दबदबा था, तो उनको जो चैलेंज करने के लिए प्रोटेस्टेंट आ जाते हैं। तो उसके बाद फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ, रिलीजन और चर्च से फोकस शिफ्ट हो जाता है ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन नेचर पे। और रिनाइसा पीरियड में सबसे उसी समय महारानी बनती है कौन? क्वीन एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथन एज में जो है, और क्वीन एलिजाबेथ को खुद ही जो है वो क्या रहता है, कल्चर में बहुत इंटरेस्ट रहता है, डांस ड्रामा में।
तो ये सब चीज़ को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलता है डांस ड्रामा को, ठीक है, डांस ड्रामा को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो उस समय जो जिस एज का जो है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, वो उस समय के पोएट्स को, ड्रामाटिस्ट को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। तो ये आपको फैक्टर में रखना कि जैसे जब रिनासा हो गया तो उसके बाद जो भी एज आया उसमें क्या हुआ, जो फोकस किधर रहा, उधर फोकस रहा ह्यूमन लाइफ पे। उसके बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकरण हो गया, लोग का एक्सप्लोटेशन होने लगा, तो हम देखेंगे कि रोमांटिक एरा में, विक्टोरियन एरा में जो लव, नेचर, ये सब पे ज़्यादा फोकस होने लगा। तो खैर हम बैक टू होते हैं एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज जो है मतलब लेट 15th सेंचुरी में ये चालू हुआ था। और इसमें पहले कौन आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स हम बोलते हैं 3 उसमें ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट रहते हैं, 3 कैम्ब्रिज ग्रेजुएट रहते हैं, और एक थॉमस किड जो है वो ग्रेजुएट नहीं था, लेकिन उसको भी जो है सेंट्सबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स के कैटेगरी में डाला था। और इन लोगों ने हर चीज़ जो है ना नया नया टाइप का किया। जैसे जॉन लिली, थॉमस ग्रीन, ये लोग जो है ये लोग ने वर्कआउट किया कॉमेडी पे, ठीक है। चार्ल्स मार्लो, इन्होंने जो है वर्कआउट किया ड्रामा पे, रिवेंज ड्रामा जो है। और जो थॉमस किड हैं ये ट्रेजिक हीरो, और इन सब का प्रभाव जो है शेक्सपियर पे पड़ा। तो एलिजाबेथन एज के लास्ट में हमारे शेक्सपियर साहब का आगमन हुआ, और शेक्सपियर ने तो मतलब इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इंग्लिश लिटरेचर में। उन्होंने सोनेट का आविष्कार किया, वो एक टाइप का पोयम है। उसके बाद जो है एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर्स हुए थे जिनका नाम अरिस्टोटल है, उनका ये कहना था कि एक साथ ट्रेजेडी और कॉमेडी नहीं हो सकती, लेकिन शेक्सपियर ने इसको करके दिखाया। तो जो शेक्सपियर थे वो यूनिवर्सिटी विट से काफ़ी प्रभावित थे। तो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स टू इंग्लिश लिटरेचर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन कंट्रीब्यूशन ऑफ शेक्सपियर टू इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज के बाद आता है जैकोबियन एज, उसको भी रिनाइंस पीरियड में ही काउंट करते हैं। उसके बाद एक आता है प्यूरिटन एज, जिसमें कि प्यूरिटन एज में ड्रामा पे पाबंदी लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो राजा रहते हैं उनको लगता है कि जो ड्रामा है वो नेशन के खिलाफ है। बट उसमें जो प्यूरिटन एज में जो है एक जॉन मिल्टन काफ़ी फेमस है उस समय के। उसके बाद जो है रिस्टोरेशन पीरियड होता है, ये आपका 1660 के आसपास होता है रिस्टोरेशन पीरियड, और फिर से जो है ड्रामा का शुरुआत हो जाता है। इसमें आपका ड्राइडेन बहुत फेमस पोएट ड्रामाटिस्ट है, और भी कुछ लोग हैं। और इस समय जो है अब ड्रामा में क्या है, फीमेल्स का आगमन होता है। अभी तक जो है फीमेल्स वो ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। साथ ही साथ जो है जैसे जब आप देखते हैं ना कुछ ड्रामा चलता है, तो अगर आंधी उड़े तो आवाज़ निकालना, मतलब उसका विजुअलाइजेशन जो है वो चालू हो जाता है। तो जो शेक्सपियर एज में जो ड्रामा होता था उससे अपग्रेड हो जाता है ड्रामा रिस्टोरेशन पीरियड में, ठीक है। रिस्टोरेशन पीरियड के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाता है। 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो जाता है यूरोप में। और उसके बाद आपको रोमांटिक एरा आता है। रोमांटिक एरा में 2 जनरेशन है पोएट्स की। उस समय बहुत ज़्यादा लव पे और नेचर पे लिखा जाने लगता है। पहला जनरेशन पोएट्स में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, बहुत फेमस है, एस.टी. कॉलरिज। और जो सेकेंड जनरेशन है उसमें आती है पी.बी. शैली। तो ये सबको हम मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, आने वाले वीडियोज़ में 1 by 1 करके। और रोमांटिक एरा के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लोक एक्सप्लोटेशन बढ़ते जाता है। तो फिर जो है हमको देखने मिलता है विक्टोरियन एरा। इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि विक्टोरियन नॉवल के बारे में बताइए। तो हर एरा जो है ब्रिटिश लिटरेचर का, खासकर जॉफरी चौसर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। तो विक्टोरियन नॉवल में आपका टेनिसन और चार्ल्स डिकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। 1901 से लेकर 1945 तक जो है मॉडर्न लिटरेचर का टाइम पीरियड चलता है। इसमें टी.एस. एलियट जो हैं, उसके बाद आपका रुडयार्ड किपलिंग, ये लोग जो है फेमस है। इसमें 2 वर्ल्ड वार होता है तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है हम लोग को। और 1945 के बाद जो है वो पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके आपको डिफरेंट एज को देखना समझना है। और बाकी जो है अमेरिकन लिटरेचर, कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हमने आपको मोटा मोटा जो है ओवरव्यू दे दिया
इंग्लिश लिटरेचर का, और उसमें भी स्पेसिफिक किसका, ब्रिटिश लिटरेचर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेहनत होगी, जीत होगी। एंड थैंक यू।